नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट की, और फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम, दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। और जब आर्टिकल 19 हमने शुरुआत किया था तो उसमें दो बातें बताई थी, एक तो सिटीजन्स के लिए और दूसरी बात हमने बताई थी स्टेट के लिए। सिटीजन के अंदर 6 राइट्स हमने पढ़े थे और उसमें से 3 राइट हमने डिटेल एनालिसिस में पढ़े थे। जो नेक्स्ट 3 है वो आज हम पढ़ेंगे। तो 6 राइट्स थे, उनकी बात करते हैं। पहले ये जान लेते हैं वो कौन कौन से थे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, बस शर्त यह है कि आप अपने स्टेट, अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। जो उससे नेक्स्ट जो राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली। आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर इकट्ठा हो सकते हो विदाउट आर्म्स, आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट राइट है वो राइट टू असेंबल की एक अगली फॉर्म है, क्योंकि यहां हमने ग्रुप बनाया है और ग्रुप बनाना है जो, उसको हम कहीं रजिस्टर करवा सकते हैं। उसको रजिस्टर इस तरीके से करवा सकते हैं जैसे कोई यूनियन बना ली, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आज के दिन आप देखते हो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वो एक इसी का फॉर्म है। उसमें भी आर्टिकल 19 का यूज होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करवाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो राइट मिला था हमने वो 97 अमेंडमेंट 2011, उसके तहत हमने ये राइट मिला था। और जो 4th राइट है उसकी आज हम बात करेंगे, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द यूनियन, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप अपने देश में कहीं भी घूम सकते हो। इसका नेक्स्ट जो हम आर्टिकल एनालिसिस है वो हम रीड करेंगे। सिर्फ ये जान लेते हैं कि जो आर्टिकल 19 में सब क्लोज 4 है वो क्या कहता है। और जो नेक्स्ट है, राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप अपने देश में कहीं भी रह सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट है वो ये कहता है आप कोई भी काम कर सकते हो। इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी फॉर्म है, उनको भी देखेंगे। आर्टिकल 19 में जो 4th राइट है उसकी बात करते हैं, राइट टू मूवमेंट या फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप अपने देश में कहीं भी रह सकते हो। लेकिन यहां एक क्वेश्चन मार्क आता है, अगर आपको इंडिया से यूएस जाना है तो वहां आपका कौन सा राइट यूज होगा? वहां आर्टिकल 19 का यूज होगा या आर्टिकल 21 का यूज होगा? अगर आपको देश से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो वहां आर्टिकल नंबर 21 का यूज होगा, राइट टू लाइफ वाला। वो भी फंडामेंटल राइट है, उसी का पार्ट है, लेकिन आर्टिकल 19 के अंडर नहीं आता। लेकिन जब हमें हरियाणा से कहीं तमिलनाडु में जाना है तो वहां आर्टिकल 19 का यूज होगा। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर देश के अंदर ही कहीं घूमना है तो वहां हमें आर्टिकल 19 का यूज होगा। अगर देश से बाहर जाना है तो आर्टिकल 21 का यूज होगा। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां जाना मना होता है, तो वहां आप ये जाकर नहीं कह सकते कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, उसका हनन हुआ है, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। उसके लिए जैसे ये कुछ एरिया है, आप मान लीजिए कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग करके, और उस एरिया में वहां जाना, जो पब्लिक पॉपुलेशन है उसका जाना मना है, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसका हमारा हनन हुआ है। और ऐसा ही कुछ एरिया है, इनर लाइन परमिट एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों का एरिया है। वहां आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ती है डीएम से। उसके अंदर जाने के लिए जब आपको परमिशन मिलेगी वो इसी प्रकार से है जैसे आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है। जब आप पासपोर्ट लेते हो तो वहां उस एरिया में आप अंदर जा सकते हो। लेकिन आपने इन सब को पढ़ते हुए एक बात नोटिस की होगी, हमें हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है हमारे पास। वो रिस्ट्रिक्शन ऐसे है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है हमारी देश की, वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। और जो इससे नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी इसी प्रकार का है। जैसे जो सब क्लोज ई है वो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस देता है, रहने का अधिकार।
आपको कहीं भी रहने का अधिकार है। जैसे इसकी बात हम जब करते हैं जब हमें दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना हो। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जैसे आमतौर पर जो लोग हैं वो यूपी के हैं और वो जाकर महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। ऐसे कुछ हरियाणा के जो लोग हैं वो तमिलनाडु या साउथ इंडिया में जाकर रहने लगते हैं। जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। जैसे आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसी प्रकार आपको रहने का अधिकार है। और इसको सिंपल वे में समझा जाए, जैसे हरियाणा के कुछ लोग तमिलनाडु में जाकर जॉब करते हैं तो वहां आपको रहने का अधिकार है। और इसके लिए आप यह भी मान सकते हो, अगर तमिलनाडु के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाकर रहना चाहते हैं तो वहां भी रहने का अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं, नक्सल एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज, वहां आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा इसलिए है, वहां आपको डेथ का खतरा है, आपकी जान का खतरा है। जैसे कुछ नक्सल एरियाज हैं, छत्तीसगढ़ के एरियाज, वहां आपको जाने का अधिकार नहीं होता। वहां आपको विदाउट परमिशन अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उस एरिया में आप पर यह नहीं कह सकते कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हुआ है, वो हमारा वायलेट हुआ है, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। और मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। इन दोनों आर्टिकल का प्रयोग करके आप अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हो। आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट। आपको कोई लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट फॉर जो हायरार्की है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, जुरिडिक्शन में, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट 32 जो नंबर आर्टिकल है उसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हो। और ऐसा ही आर्टिकल 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, और वहां आपको जो फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसको बचाने के लिए आपकी एक पूरा केस चलेगा। जो नेक्स्ट राइट है, जो अगला सब क्लोज है, उसके बारे में बात करते हैं। जब नेक्स्ट सब क्लोज की बात करते हैं तो वहां एक चीज आई, आपको रहने का अधिकार है, आपको कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो क्या आपको कोई भी काम करने का अधिकार है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अगला सब क्लोज है वो यही कहता है आपको कुछ भी काम करने का अधिकार है। लेकिन वहां एक केस ऐसा आता है, जैसे आपको रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाई है, जब आर्टिकल 19 की हमने शुरू से बात की थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी बात की थी, असेंबल में भी बात की थी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हमने बना ली थी वहां भी बात की थी। तो आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, वहां आपको जाने का अधिकार या फिर कुछ करने का अधिकार नहीं था। ऐसा भी इसलिए था क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना और जो हमारा देश है उसकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। और उस अधिकार को यूज करके ही हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आती हैं जो हमारे ऊपर जो स्टेट है वो लगाता है। आपको कुछ भी काम करने का अधिकार है, कोई भी ट्रेड या फिर जो अपनी चॉइस है उसका करने का अधिकार है, लेकिन उस काम में जो हमारे स्टेट की जो पावर है, सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। अगर उसका हनन आप करते हो तो आपको वो काम करने का कोई अधिकार नहीं है। आप स्कूल बना सकते हो, वहां पढ़ा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हो। जैसे हम लोग अपना स्टूडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब से। यहां हम आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 और उसका सब क्लोज F, उस अधिकार का यूज करके ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने स्टेट, अपने इंडिया, उसके खिलाफ जाते हैं तो यह काम करने का हमारा अधिकार नहीं है। अब जो ब्रीफ आइडियाज है जो आर्टिकल 19 का, वो हम पढ़ लेते हैं। जब ब्रीफ आइडियाज में हम बात करेंगे
तो आपको 6 राइट मिलेंगे। एक बार जो आमतौर पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है उनकी बात करते हैं। उनकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि यह अक्सर पूछ ली जाती हैं। जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमें अपने जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। हम अपना डाटा किसी को लीक नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है। ये ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब हम बात करेंगे उसका पूरा एनालिसिस निकालने की, जो आर्टिकल 19 है उसका एनालिसिस निकालने की, और उस एनालिसिस के बेस पर यह हमारे पास निकल कर आता है। जब स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी तो वहां भी हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली थी। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए काम आते। यह था पूरा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, जो सेकंड फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। उसके बाद जो आर्टिकल 20 है और 21 है, उन दोनों को हम एक साथ करेंगे। जो आर्टिकल 20 है वो ये कहता है आपके पास ये अधिकार तब तक रहेगा जब तक हमारा संविधान रहेगा। क्योंकि जो आर्टिकल 359, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस समय एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, तो उसको लगने के बाद भी जब सभी फंडामेंटल राइट हट जाते हैं तो जो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 ये 2 आर्टिकल ही रह जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। और एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आर्डोर एडुडेन हर रोज शाम 7 बजे आपके लिए हरियाणा के लिए कुछ क्लासेस लेकर आता है, जहां आप HSSC CT की तैयारी कर सकते हो, एस्टेट की तैयारी कर सकते हो, और अपकमिंग जो HCS का एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। वहां पर आपको सबसे पहले हरियाणा जीके करवाई जाएगी और उसके बाद आपको जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है वो सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।